हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि हमने कल वाले सेशन में डिस्कस किया था ओवरव्यू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, आज का हमारा ये पहला लेसन है। और आज के इस लेसन में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, कि यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए, ठीक है, कैसे आए, क्यों आए, कब आए, किस वेव में आए, कैसे कैसे आए, पहले कौन सा यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर बाद में कैसे उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया, साथ ही साथ में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टैब्लिश किया, और कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इन सब को सुपरसीड करके जो है इंडिया के ऊपर एक टेरिटोरियल पावर में कन्वर्ट हुई ट्रेडिंग कंपनी से। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा जो ये लेसन है द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, द टॉपिक इट सेल्फ सेज कि ये एडवेंट यूरोपियंस का एडवेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले वाली ये बात है कि इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि भैया जो यूरोपियंस थे, ठीक है, वो इंडिया में आए, पर ऐसा कहा जाता है कि जो यूरोपियंस थे उनके साथ ट्रेडिंग रिलेशन जो स्टैब्लिश हुआ इंडिया का, वो ट्रेडिंग रिलेशन जो है वो 13-14 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के साथ पूरे यूरोप का जो ट्रेडिंग रिलेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी पुराना था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी पुराना था, 3rd सेंचुरी BC के अराउंड से। ठीक है, यस भैया दोस्तों, ठीक है, रोमन एम्पायर के टाइम से इंडिया के साथ यूरोप ट्रेड किया करता था। वो ट्रेड इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था। इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला करते थे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स वहाँ से मिलते थे। और जैसे ही रोमन एम्पायर जो है वो 7th सेंचुरी में डिसइंटीग्रेट हुआ, डिफॉर्म हुआ, तब उस टाइम पर अरब्स जो थे, जी हाँ अरब्स, ठीक है, उस टाइम पर अरब्स जो थे उन्होंने अपना डोमिनेशन पूरे इजिप्ट और पर्शिया के ऊपर बना लिया। इजिप्ट भैया, आज वाला इजिप्ट, बिल्कुल नॉर्थ अफ्रीका में जो इजिप्ट नाम का देश है वो इजिप्ट, और साथ ही साथ में पर्शिया, पर्शिया बोले तो ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पर अरब्स ने अपना एक स्ट्रांग होल्ड बनाया। जो ट्रेड था इंडिया और यूरोप के बीच में वो अभी भी फेवरेबल था, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली अरब मर्चेंट्स जो थे वो उस ट्रेड को मोनोपोलाइज किया हुआ था उन लोगों ने। ठीक है, क्या किया हुआ था, उस पूरे ट्रेड को जो है अरब्स ने मोनोपोलाइज किया हुआ था। अब भैया एक इवेंट होता है 1453 एडी में। कहाँ पर भैया? 1453 एडी में एक इवेंट होता है मेडिटेरेनियन सी का एक पोर्ट है जिसका नाम है कंस्टेंटिनोपोल। ये टर्की, आज का प्रेजेंट डे जो टर्की है, वहाँ पर एक पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पर, जो कि एशिया को यूरोप से, यस, एशिया और यूरोप के बीच में जो लैंड रूट है उसे कनेक्ट करता था। तो क्या हुआ कि जो ऑटोमन टर्क्स थे उन लोगों ने इस पोर्ट सिटी को, कॉन्स्टेंटिनोपोल नाम की जो पोर्ट सिटी है, इस पोर्ट सिटी को कैप्चर कर लिया। क्या किया? इस पोर्ट सिटी को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया, और जो ट्रेड रूट था वो डिसरप्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पर्शिया है, ये कैस्पियन सी, और यहाँ पर कहीं पर जो है कॉन्स्टेंटिनोपोल है। यहाँ पर कहीं पर कॉन्स्टेंटिनोपोल है, जिसे जो है ऑटोमन टर्क्स ने उसे कैप्चर कर लिया। तो जो भी मर्चेंडाइज था जो इंडिया से यूरोपियन मार्केट में जाता था अरब मुस्लिम्स के इंटरमीडियरी से, वो डिसरप्ट हो गया। वो क्या हुआ? वो डिस्टर्ब हो गया। दो अरब्स की मोनोपोली थी। क्या था भैया? अरब्स की मोनोपोली थी, बिल्कुल थी उस ट्रेड के ऊपर। लेकिन जैसे ही ऑटोमन टर्क्स ने इजिप्ट, पर्शिया, टर्की, प्रेजेंट डे टर्की रीजन, इस पूरे रीजन को कैप्चर किया, इस ट्रेड को एडवर्सली इफेक्ट कर दिया। अब यार देखो, सीधी सी बात है ठीक है, सीधी सी बात है यार, ट्रेड रूट था भैया, जो इंडियन गुड्स, इंडियन मर्केंडाइज की जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि
मोनोपोली था टर्क्स का, वहाँ पर वो अपने तरीके से प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे और अपने मन मुताबिक जो है वो सेल करते थे। साथ ही साथ में भैया अगर कोई और ट्रेडर, हालांकि उन्होंने ट्रेडिंग को मना नहीं किया था, लेकिन ऑक्ट्रोइज, ड्यूटीज, टैक्सेस ये सब, क्योंकि लैंड ड्यूटी था, तो यहाँ पर नीड आया एक नए रूट का। भैया एक ऐसा कोई नया रूट ढूंढा जाए, ऐसा कोई एक नया रूट निकाला जाए इंडिया से कॉन्टैक्ट करने का, कि जिस पर इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी कोई भी कैप्चर न कर सके, ठीक है, अपना मोनोपोली न बना सके, वो सबके लिए ओपन रहे, ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके के ट्रेड रूट्स की जो है ये डिमांड आई, ठीक है। अब भैया बारी आती है इस चीज़ की कि जो फैक्टर्स थे कि भैया यूरोपियंस जब इंडिया के अंदर आए तो वो क्या फैक्टर्स जो थे वो रेस्पॉन्सिबल थे। तो सबसे पहले देखा जाए कि यूरोप में एडवांसमेंट काफ़ी शुरू हो गया था भैया। यूरोप में लगभग 12th-13th सेंचुरी जो है वो एज अ डार्क एजेस कंसिडर की जाती है, लेकिन डार्क एजेस की तरह उसे कंसिडर किया जाता है, लेकिन 14th सेंचुरी एडी के अराउंड यूरोप में रेनेसा शुरू हुआ, बिल्कुल, जिसे यूरोपियन रेनेसा कहा जाता है। वेरियस मॉडर्न आइडियाज़ ये सब डेवलप होना शुरू हुए, हालांकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भैया अभी बस सिंपल इतना सा है कि भैया यूरोप के अंदर आर्ट, शिप बिल्डिंग का, नेविगेशन का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये सब यूरोपियंस जो है यहाँ पर यूरोप के अंदर ये सब शुरू हुआ, ठीक है। धीरे 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 वो लोग डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है। एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर भी बूस्ट करना शुरू कर दिया। डिमांड्स जो थी लग्जरी गुड्स की, देखो भैया ट्रेड जो भी होता है ना वो बेसिक गुड्स में नहीं होता, वो हमेशा लग्जरी गुड्स में होता है। इंडिया को जो ह्यूज प्रॉफिट मिलता था वो सिर्फ और सिर्फ उसके लग्जरी मर्केंडाइज से मिलता था। किससे? लग्जरी मर्केंडाइज, यानी कि लग्जरी गुड्स से, ठीक है। और ये कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, ये सारी चीज़ें है ना, ये सब जो है लग्जरी गुड्स में काउंट अप की जाती थी। तो भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे यूरोपियंस का हुआ तो यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट डेवलप हो गई, यहाँ पर भी यूरोप में मार्केट डेवलप हो गई, डिमांड बढ़ गई इंडियन लग्जरी आइटम की। क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, सिल्क है, स्टोन, पोर्सलेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो मर्चेंट्स थे जब उन्होंने इन गुड्स को सेल आउट किया उससे उनको ह्यूज प्रॉफिट मिला, तो भैया बिल्कुल वेल्थ जनरेट हो गई, वेल्थ जनरेट हो गई। अब भैया व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो वो वेल्थ को और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। उसके लिए क्या चाहिए, बिजनेस करना और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। तो भैया इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि भैया आप गुड्स आएंगे कैसे, है ना, महंगा कॉस्टली गुड्स को परचेज करना, ठीक है, वो और लाते लाते कॉस्टली हो जाएगा, फिर उसे सेल करना, तो सेल डाउन हो जाएगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। अगर सेल को मेंटेन करना है तो भैया रेट ज़्यादा नहीं रखनी पड़ेगी तो भी प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ भैया कि जो गुड्स थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो गुड्स यूरोप में जाया करते थे वो थोड़े से कॉस्टली हो गए, और जितने भी वहाँ पर मर्चेंट्स थे यूरोप में उनका प्रॉफिट मिनिमम हो गया, वो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, मिनिमम नहीं रिड्यूस हो गया वो प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिमांड आई, यहाँ पर जो है डिमांड आई कि भैया अब हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कुछ ना कुछ एक ऐसा हमको रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिससे हम इस ट्रेड में फिर से अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो यहाँ पर एक सी रूट की डिमांड उठी कि भैया इंडिया के लिए हमको एक सी रूट चाहिए, इंडिया के लिए हमको एक सी रूट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि रेनेसा की जो स्पिरिट थी 15th सेंचुरी यूरोप में, ये अपने ज़ील पर थी, ये अपने ज़ील पर थी। बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पर आए, नए मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स डेवलप होना शुरू हो गए, वेरियस फील्ड्स में एडवांसमेंट डेवलपमेंट शुरू हो गया, ज्योग्राफी में डेवलपमेंट शुरू हो गया, वर्ल्ड के मैप्स ड्रॉ होना शुरू हो गए, ठीक है ये चीज़। और इसी बीच में जो है नए सी रूट्स की खोज, एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया सी का, और नए सी रूट की खोज शुरू हो गई। यूरोपियन इकोनॉमी एज आई सेड की ग्रो कर ही रही थी, और 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल कैप्चर हो गया। ये भी कि भैया ये लैंड रूट है, मान लो हमने टर्क्स को हरा भी दिया, मान लो हमने वॉर वेज करी और टर्क्स को हरा भी दिया, तो भैया फिर कोई आ जाएगा, फिर कोई नई पावर आ जाएगी, है ना, फिर उसके साथ लड़ाई लड़ो।
वॉर कोई भी होती है तो उसमें एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं, तो भैया बिजनेसमैन तो कभी नहीं चाहेगा वॉर लड़ना, है ना, एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं, अगेन उसके ट्रेड को एडवर्सली ये वॉर्स इफेक्ट करेंगी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो उसने कहा कि भैया ये सेफेस्ट रूट है, सीख लो। स्पेन और पोर्टुगल इसमें पायनियर थे। क्या थे? स्पेन और पोर्टुगल जो है वो इसमें पायनियर थे। इनको ढेर सारा मनी मिला, इन्होंने शिप्स बिल्ड किए और एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया, एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया। एंड यस, वी ऑल नो दैट द पोर्चुगीज दे वर सक्सेसफुल, द पोर्चुगीज दे वर सक्सेसफुल, ठीक है। द प्रिंस हेनरी एक पोर्चुगीज रूलर थे, उन्हें द नेविगेटर कहा जाता था, ठीक है। मिड ऑफ द 15th सेंचुरी से, मिड ऑफ द 15th सेंचुरी से उन्होंने एक्सप्लोरेशंस करना शुरू कर दिए। ऐसा ही एक एक्सप्लोरेशन का एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर कोलंबस, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में, जी हाँ दोस्तों 1492 एडी में ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, ठीक है, ये लिस्बन से के वेस्ट कोस्ट से चले। उन्होंने सोचा कि दुनिया गोल है, ठीक है, दुनिया, उनके पास मैप था, उसमें ये था कि दुनिया गोल है, तो मेरे को अगर ईस्ट में आना है तो वेस्ट से पूरे पृथ्वी का चक्कर काट के, मीन्स पूरे अर्थ को सरकमफ्रेंस करके मैं सीधे ईस्ट पर पहुंच जाऊंगा। जी हाँ, तो वो लिस्बन से निकले, वेस्टवर्ड मूव किया, एक आइलैंड था, इस आइलैंड का नाम था बहामास। क्या नाम था इसका? बहामास, जो हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं, है ना। वो यहाँ पर जाके लैंड करे भैया। क्लाइमेट तो वैसा ही था जैसा इंडिया का क्लाइमेट है, लेकिन लोग नहीं थे वैसे, लोग नहीं थे, उतना डेवलपमेंट नहीं था। हालांकि बोला कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया ढूंढ लिया, लेकिन वो ऐसा था ही नहीं, ठीक है। अब चूंकि यूरोप के वेस्ट में इंडिया जैसा कुछ चीज़ था तो उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया, ठीक है। इंडियंस जैसे थे वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स, तो उनको रेड इंडियंस कहा जाने लगा। तो इस तरीके से एक नया लैंडमास डिस्कवर हो गया भैया, खोज लिया गया, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं अब आजकल, ठीक है। ये चीज़ तो ये इस तरीके से ये सब डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर उसके बाद में ये बोला कि यार भाई हम लोग वेस्टवर्ड तो चल दिए, हम लोग वेस्टवर्ड तो आ गए, अब हम साउथवर्ड जाएंगे। अर्थ है, ये यूरोप है, ये इंडिया है, हम इसके साउथवर्ड जाएंगे और फिर टर्न करके हम इंडिया पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिर पोर्चुगीज ने शुरू किया। 1496 में बैर्थोलोमेव डियास नाम का एक और एक्सप्लोरर था, वो निकला साउथवर्ड और वो केप टाउन, केप ऑफ गुड होप पर जा करके रुक गया। वहाँ पर उसने सेटलमेंट बनाया जिसे हम केप टाउन बोलते हैं आज की तारीख में, ठीक है। ये चीज़ गॉट इट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, इसलिए जो है यहाँ पर सी रूट की मालूम पड़ा, ठीक है। जो मैंने कहा आपको 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इटालियन था ओरिजिनली, लेकिन स्पेनिश किंग ने इसे जो है फाइनेंस किया था और ये निकले लिस्बन से, ठीक है। न्यू रूट्स इंडिया ये डिस्कवर हो गया, ठीक है, बाय द पोर्चुगीज ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। और इंडिया में जो पोर्चुगीज दे केम फर्स्ट, उसके बाद फ्रेंच दे वर द लास्ट, ठीक है। और ये जितने भी यूरोपियंस थे, इन सब ने ट्रेडिंग रिलेशन इंडिया के साथ स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड क्वेरलिंग विथ ईच अदर, अपने साथ में लड़ना भी शुरू कर दिया, ठीक है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक एकदम जनरल सा टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चंस आना ना के बराबर है, इसके ऊपर से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आना ना के बराबर है, लेकिन यूपीएससी बोलते हैं यार, है ना, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, सिलेबस का पार्ट भी है, तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके दोस्तों, इंडिया के अंदर सबसे पहले जो आए वो आए थे पोर्चुगीज़, सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, उसके बाद डच, डेन्स, इंग्लिश एंड देन लास्ट में आई द फ्रेंच कंपनी, बिल्कुल लास्ट में आई फ्रेंच कंपनी। फिर आपस में इन सभी यूरोपियंस ने लड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब हम एक एक करके, हमारे जो आज का जो सेशन है, इस पूरे सेशन में हम एक एक करके चीज़ों को जानेंगे कि भैया पहले पोर्चुगीज़ आए, तो पोर्चुगीज़ जो जितने भी जो इंडिया के अंदर सेटल डाउन हुए, ठीक है, सेटल्ड हुए सॉरी, ठीक है, जितने भी जो सेटल्ड हुए उनकी क्या पॉलिसीज़ रहीं, किस तरीके से उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी, कॉलोनाइज किया वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को, ठीक है। फिर उसके बाद में किस तरीके से डच ने उनको ओवरकम किया, फिर इंग्लिश ने ओवरकम किया और फिर फ्रेंच आए और इंग्लिश ने ओवरऑल इन सारे यूरोपियन पावर्स को ओवरकम कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से हमारे आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो भैया पहला हमारा है पोर्चुगीज़, बिल्कुल द पोर्चुगीज़ रूलर्स, पोर्चुगीज़, ठीक है, लीड, बिल्कुल द फर्स्ट यूरोपियन
हु केम टू इंडिया वर द पोर्चुगीज। सबसे पहली बार इंडिया में जो यूरोपियन आए वो थे पोर्चुगीज। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही पहले यूरोपियन थे, पोर्चुगीज ही पहले यूरोपियन थे, ठीक है, जो इंडिया के अंदर आए। भाई उससे पहले भी यूरोप के साथ कॉन्टैक्ट थे, मैंने आपको बताया, लेकिन वो अरब्स के माध्यम से थे। किसके माध्यम से थे, किसके मीडियम से थे, अरब्स के माध्यम से, ठीक है। और फिर वेरियस ब्रिटिश ट्रैवलर्स, फ्रेंच ट्रैवलर्स, इटालियन ट्रैवलर्स, ये सब इंडिया में आते ही थे। निकोलो कोंती है ना, निकोलो दी कोंती, भैया नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, जब आपने विजयनगर एम्पायर पढ़ी होगी तो वो भी इंडिया आया था। वो इटालियन ट्रैवलर था, यस, इटालियन ट्रैवलर था। ये लोग ट्रैवल करते थे, इनको फाइनेंस किया जाता था बाय द रूलिंग पावर कि भैया आप ट्रैवल करो, देखो भैया इस पर्टिकुलर देश के बाहर में और क्या है, हम लोग और किस तरीके से ट्रेडिंग रिलेशन अपने स्टैब्लिश कर सकते हैं, अगर रिसोर्सेज हैं वहाँ पे तो हम उसको कैसे हार्नेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ट्रैवलर्स अपने ट्रैवलॉग में मेंशन किया करते थे, ठीक है। ऐसे नहीं कि घूमने फिरने का शौक था तो निकल दिए घूमने फिरने, नहीं, घूमने फिरने का शौक तो था ही, पर साथ ही साथ में अपनी कंट्री, अपनी नेशन के लिए ये इस डिमांड को भी पूरा करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये पार्ट, तो भैया अगर हम पावर्स की बात करें कि भैया जिस तरीके से सेटलमेंट शुरू हुआ, तो वो सेटलमेंट में सबसे पहले पोर्चुगीज थे जो इंडिया के अंदर आए, ठीक है, और सेटल्ड भी हुए, ठीक है। हेनरी द पोर्टुगल, ये मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। 1460 तक एक्सप्लोरेशन बहुत सारे नए वर्ल्ड का किया, ठीक है। उनकी डेथ के बाद में जो एक्सप्लोरेशन थे वो बैथलोमो डियास ने इसे कंटिन्यू किया, और केप ऑफ गुड होप जो था वो उन्होंने, केप ऑफ गुड होप जो है वो उन्होंने खोज निकाला। देखो कैसे, ये है पोर्टुगल, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है पोर्टुगल, ठीक है। लिस्बन से वो चले और वो साउथवर्ड होते 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 इस रीजन में, ये है केप ऑफ गुड होप, इस रीजन में बैठ गए, इस रीजन में जाके वो रुक गए, ठीक है। इस रीजन में जाकर के वो रुक गए। क्यों रुके भाई, आगे भी तो जा सकते थे। अरे भैया यहाँ पर ज्योग्राफी काम में आती है, हाँ ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक विंड है, यस, रोअरिंग 40s है ना, वेस्टर्ली विंड है ना, रोअरिंग 40s, ये जो विंड है वो इस रीजन में प्रिवेल करती है, ठीक है। यस, रोअरिंग 40s काफी स्ट्रांग है। तो यस, जैसे ही पोर्चुगीज शिप बैथलोमो डियास का जैसे ही जोन में आया, ठीक है, तो यहाँ पर उनको मिली ये वेस्टर्ली विंड्स, काफ़ी तेज़ चलने वाली विंड्स, और उनके शिप को वो डुबा देती। पर भैया उनको मिल गया, उनको क्या मिला, उनको यहाँ पर किनारा मिल गया, एंड ही लैंडेड यहाँ पर। इसीलिए इस पॉइंट का नाम गुड होप पड़ा है, यस, अ केप ऑफ गुड होप। केप एक जोग्राफिकल फीचर होता है, आउटवर्ड प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ अ लैंड, इसे हम केप कहते हैं, ठीक है। एक आशा मिली, नई आशा मिली, है ना, तो इसलिए केप ऑफ गुड होप ये नाम पड़ गया। ये खुद बैथलोमो डियास ने नाम दिया था, बाद में जाकर के ये जो टाउन था यहाँ पर जो बना, एक नगर बसा केप के ऊपर, इसे केप टाउन कहा जाता है। यस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइसेस सेंटर ऑफ साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, स्पाइसेस यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, ट्रेडिंग भी स्पाइसेस में यहाँ पर होती है केप ऑफ गुड होप, केप टाउन में, ठीक है। और वो इसी टाइम से है, यस, इसी टाइम से है। हालांकि यूरोपियंस ने स्पाइसेस के लिए ही, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पाइसेस के लिए ही इंडिया के साथ अपने ट्रेड बनाए, इंडिया के साथ ही अपने ट्रेड डेवलप होना शुरू हुए। स्पाइसेस की कमी थी यूरोप में, स्पाइसेस की कमी थी और रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा, कमी थी और रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ क्यों, स्पाइसेस की क्यों? अरे भैया प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होती है ब्लैक पेपर, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होती है क्या, ब्लैक पेपर, ठीक है। ये चीज़ तो भैया यहाँ पर पोर्चुगीज सेलर बैथलोमो डियास ने केप ऑफ गुड होप देखा, फिर 1497 में वास्को दी गामा चलना शुरू हुए, ठीक है। 1497 में वास्को दी गामा ये आए, एंड 1497 में वास्को दी गामा केप ऑफ गुड होप पर लैंड किए। यहाँ पर हिम्मत नहीं था कि केप एगिलास, ये केप एगिलास है ना, ये क्या है, केप एग्युलास, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या भैया ज्योग्राफी में ये सब पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी में ये सब पढ़ा होगा आपने, केप एग्युलास। इस केप एगिलास को क्रॉस करके ही लैंडेड ओवर मेडागास्कर, यहाँ पर वास्को दी गामा। मेडागास्कर से फिर वो आगे चले जंजीबार, और यहाँ पर मिला उनको एक
यहाँ पर मिला एक उनको अरब, ठीक है, यस, अरब मिला, और उसके साथ में सेलर, उसके साथ में वो पहुँचे कैलीकट, उसके साथ में वो पहुँचे कैलीकट 1498 में, ऑन 28 मई 1498 ऑन 28 में वास्को द गामा, ये था पहला पुर्तगाली, द फर्स्ट पोर्चुगीज हु लैंडेड ओवर इंडिया, ठीक है, कैलीकट में। कैलीकट में उस टाइम पर ज़ेमुरीन रूलर्स का रूल था, एंड दे वेलकम्ड वास्को द गामा, ठीक है, और यहाँ पर इंडिया के लिए एक नया ट्रेडिंग रूट डेवलप हो गया, स्टैब्लिश्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, दिस इज अरेबियन सी, ये क्या है, ये है अरेबियन सी। इस अरेबियन सी में अरब्स का कंट्रोल था, इस पूरे अरेबियन सी में अरब्स का कंट्रोल था, उनकी मोनोपोली थी, और पोर्चुगीज़ के आते ही ये मोनोपोली थोड़ा सा जो है शेकन हो गई, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। यहाँ पर अब हमारे जो वास्को द गामा है, वास्को द गामा वो इंडिया में रहे, काफ़ी टाइम तक रहे इंडिया में। ज़ेमुरीन प्रिंसेस ने उनको वार्मली वेलकम किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया वास्को द गामा को, ठीक है। तो भैया ये जो हमारा जो रूट है, ट्रेड रूट था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ज़ेमुरीन जो प्रिंसेस थे, रूलर्स थे, देवर हिंदूस, अरब्स जो थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। हालांकि उनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी ऐसा कुछ भी, बट मोनोपोली था अरब्स का, और ज़ेमुरीन्स ये चाहते थे कि ये मोनोपोली ब्रेक होए, ठीक है, ये मोनोपोली ब्रेक होए, ठीक है। और वो ब्रेक जो है यहाँ पर ला करके दिया कि इन्होंने पोर्चुगीज़ ने, इसीलिए जो हिंदू रूलर थे कोचीन के, वो ज़ेमुरीन, उन्होंने पोर्चुगीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से वार्मली वेलकम किया। भैया अरब ट्रैवलर्स, अरब ट्रेडर्स बोले कि बॉस हमारे कंपटीटर्स आ गए हैं। क्या हुआ? हमारे कंपटीटर्स आ गए हैं, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब क्या कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़। तो भैया इंडिया का वेस्ट के साथ में ट्रेड पोर्चुगीज़ ने फिर से स्टैब्लिश कर दिया। जो प्रॉफिट अरब्स मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते थे वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अब शुरू होते हैं वॉर्स, स्ट्रगल, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट, ये पार्ट, ठीक है। तो भैया एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्को द गामा को, है ना। ये हमारे वास्को द गामा है, ये कैलीकट जो है ये पहुँचे 1498 में, है ना, और 1502 में वास्को द गामा की सेकेंड विजिट यहाँ पर आई, एंड सेकेंड विजिट से वास्को द गामा ने कैलीकट, कोचीन, कन्नौर, यानी कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करना शुरू कर दिए, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए। अब भैया वर्ड आया यहाँ पर फैक्ट्रीज। सर फैक्ट्री यानी कि यहाँ तो प्रोडक्शन होता होगा ना बाबा ना, ये वो फैक्ट्री है ना, ये वर्ड फैक्ट्री जैसा नहीं है, ये एक तरीके से वेयर हाउस होते थे। क्या होता था मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर ये एक सेंटर है, यहाँ पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, तो क्या होता था कि इंटीरियर से गुड्स को परचेज करके इन वेयर हाउसेस में, ये एक तरीके से वेयर हाउस होते थे। क्या होते थे? वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस एक तरीके से। तो इन वेयर हाउसेस में इन गुड्स को स्टोर किया जाता था। अब जैसी जैसी डिमांड यूरोप में आती थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली इन वेयर हाउसेस से जो है उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। अब एक तरीके से ये मान लो यार कि एक वो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि एक कोई दुकानदार है और उसने जब कीमतें कम थी, जब प्राइजेस किसी भी गुड्स के कम थे, तो उसने ढेर सारा गुड्स परचेज करके अपने गोदाम में रख लिया, गोडाउन में रख लिया, ठीक है। और जैसे जैसे डिमांड आती गई वैसे वैसे वो गोडाउन से अपने उन गुड्स को जो है भेजता गया। भैया ये थे कौन? ये मर्चेंट्स ही तो थे। कौन थे? ये मर्चेंट ही तो थे। तो जैसी जैसी डिमांड यूरोप में आती थी वैसे वैसे इन वेयर हाउसेस से, यानी कि इनकी फैक्ट्रीज से, इनके स्टोरेज से वो गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे और वो यूरोप में जाके सेल कर दिए जाते थे। इन ट्रेडर्स को मिलता था प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ तो ये था उस टाइम पर चीज़ें। फैक्ट्री, प्रोडक्शन हाउसेस तो वो बाद में बनना शुरू हुए, जब फिनिश्ड गुड्स की जगह रॉ मटेरियल परचेज किया जाता था, वहीं पर प्रोसेस करते थे और फिर उसे एक्सपोर्ट करते थे,
ठीक है, यस, रॉ मटेरियल परचेज करते थे, प्रोसेस करते थे और फिर उसे एक्सपोर्ट किया जाता था। गॉट इट, ये चीज़, ठीक है, यस। तो ये पोर्चुगीज जो थे ये इंडिया के अंदर आए एंड दे वांटेड टू मोनोपोलाइज देयर ट्रेड। अब क्या हुआ बॉस, अब क्या हुआ, मिस्टर पेड्रो एल्वारेस कैब्रल 1498 में क्या हुआ था, वास्को दी गामा इंडिया में आए थे भैया, वो लौट के भी तो वापस गए 1499 में। जब वास्को दी गामा 1499 में लौट के वापस गए तब उनके पास ढेर सारा कार्गो था, यस, ढेर सारा गुड्स था और 600% प्रॉफिट पर उन्होंने उस गुड्स को यूरोप में सेल किया। तब वहाँ पर पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि यार बॉस, अब हमारी फैक्ट्रीज इंडिया में हमको इस्टेब्लिश करनी है, अब हमको वहाँ पर टेरिटरीज गेन करनी है। तो उसके लिए भेजा गया मिस्टर कैब्रल को, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल, और उन्होंने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी कैलीकट में 1500 में। और यहाँ पर यूरोपियन जो रूल था एक तरीके से देखा जाए, जो टेरिटरी वाला कैप्चर करने का, वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, मिस्टर पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। अब सर यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन कि सर पहली फैक्ट्री फिर इस्टेब्लिश किसने करी? भाई पहली फैक्ट्री पोर्चुगीज़ की जो है वो इस्टेब्लिश करने वाले मिस्टर कैब्रल ही थे, ठीक है, मिस्टर पेड्रो कैब्रल यही थे, ठीक है, ये चीज़। लेकिन सर हमने बुक्स में तो देखा है कि वास्को दी गामा का नाम आता है ना, हमने सुना है कि वास्को दी गामा का नाम आता है। अरे भाई सही है, क्या हुआ कि जब ये इंडिया के अंदर आए, इन्होंने 1500 में पहली फैक्ट्री कैलीकट में स्टैब्लिश तो कर ली, लेकिन जो वहाँ के रूलर थे, जेमोरीन रूलर्स, उनके साथ में थोड़ी सी टेंशन्स आ गई, थोड़ी सी टेंशन्स बन गई। तो ये इस फैक्ट्री को प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पाए। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो 1502 में वास्को दी गामा फिर से इंडिया आता है। मैंने बताया था ना, 1502 में वास्को दी गामा का सेकेंड विजिट होता है और फिर यहाँ पर ट्रेडिंग स्टेशन स्टैब्लिश होते हैं कैलीकट, कोचीन एंड कन्नौर में, और यहाँ पर फोर्टिफिकेशन भी शुरू हो जाता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब सर, फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी, किलाबंदी, ठीक है, किलाबंदी। भैया ये फैक्ट्री है, मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है, इस यहाँ पर ट्रूप्स अपने रख दिए गए, किलाबंदी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर ट्रूप्स अपने रख दिए गए, किलाबंदी हो गई। गॉट इट, ये चीज़ क्लियर है दोस्त, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सब काम वास्को दी गामा ने किया इन द ईयर 1502, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पर्सन जिसने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, अगर क्वेश्चन आता है तो यू गो विद द कैब्रल। वैसे तो कैब्रल का उसमें ऑप्शन नहीं होगा, वास्को दी गामा का ही ऑप्शन होगा, तो आप वास्को दी गामा के ऑप्शन के साथ ही जाइएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो आते हैं, दैट वॉज दी एल्मीडिया, फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया। 1505 से लेकर के 1509 तक का इनका रूल है एंड ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर। फैक्ट्री तो स्टैब्लिश कर दी, क्या किया, फैक्ट्री तो स्टैब्लिश कर दी, ठीक है, टेरिटरीज भी मिल गई, अब उनको गवर्न करने वाला भी कोई चाहिए, तो उसके लिए बनी एक पोस्ट गवर्नर की, ठीक है। और पोर्चुगीज का पहला गवर्नर जो इंडिया के अंदर आया वो था डी एल्मीडिया, फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया। और इसने इंडिया के अंदर आते ही, इंडिया में आते ही ब्लू वाटर पॉलिसी नाम की एक पॉलिसी जो है ये स्टैब्लिश कर दी। सर ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब भाई पानी तो नीला होता ही है यार, ब्लू वाटर। इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि अरेबियन सी में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी। अरेबियन सी में पोर्चुगीज की मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी। किसी भी पर्सन को, किसी भी शिप को अगर अरेबियन सी क्रॉस करना है तो उसे एक तरीके का टैक्स देना होगा, यस, एक तरीके का टैक्स देना होगा, और उस टैक्स का नाम था कार्टेज, उस टैक्स का नाम था कार्टेज। ये कार्टेज सिस्टम मिस्टर एल्मीडिया ने शुरू किया, ठीक है, एल्मीडिया ने शुरू किया, और उन्होंने पूरे वेस्टर्न कोस्ट पर स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेसेस यानी कि किले ये बनाना शुरू कर दिए, यस, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेसेस यहाँ पर बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। कार्टेज एक तरीके से देखा जाए तो ये ट्रेड, नेवल ट्रेड लाइसेंस था, पास था, फ्री पास था। इवन अगर आपको ध्यान हो, ये जो टाइम था यहाँ पर गुजरात में, मालवा में ढेर सारे किंगडम्स बने थे, ठीक है, यस, रीजनल किंगडम स्टैब्लिश हुए थे, लोधी डायनेस्टी का यहाँ पर ये रूल था।
तो अगर लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली सुल्तान्स थे, इनके शिप्स को भी अगर अरेबियन सी क्रॉस करके मक्का या मदीना जाना होता था तो दे हैव टू पे दिस टैक्स कार्टेज, उनको ये पास परचेज करना होता था। अगर कोई भी ये शिप पास कैरी नहीं करता था तो पोर्चुगीज शिप उस शिप को डुबा दिया करते थे। ठीक है, यस, तो ये पॉलिसी उसने यहाँ पर स्टैब्लिश करी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। एंड यस, नो डाउट दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द अरेबियन सी एट दिस टाइम, दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द अरेबियन सी इन दिस टाइम। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। ठीक है, अब भैया इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। 1509 से लेकर के 1515 तक पोर्चुगीज पावर को इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करने का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है, मिस्टर अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, ग्रेटेस्ट गवर्नर ऑफ द पोर्चुगीज, और इन्हीं की पॉलिसीज थी जिनके कारण पोर्चुगीज जो थे वो थोड़े से पोर्चुगीज जो है वो थोड़े से क्या बोलेंगे इसको कि मतलब डिसलाइक इंडियंस के अंदर, डिसलाइकमेंट इंडियंस के अंदर पोर्चुगीज के अगेंस्ट में आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिशनरी जील के साथ इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। बस इनके टाइम का सबसे अच्छा एक इवेंट है कि इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। यस, गोवा को कैप्चर किया बीजापुर किंगडम से। फिर उसके बाद भटकल कृष्णदेव राय, ठीक है, इनके कंटेम्प्रेरी थे। श्री कृष्णदेव राय जो विजयनगर के ग्रेटेस्ट रूलर थे वो उनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और इन्होंने जो है एक पॉलिसी स्टार्ट करी। उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है इंडिया में सेटल होना है, तो जितने भी पोर्चुगीज सोल्जर्स थे उन्हें कहा गया कि आप इंडियन वीमेंस के साथ, यस, इंडियन वीमेंस के साथ आप मैरिज करो, आप इंडियन वीमेंस के साथ मैरिज करो एंड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये चीज़, तो ये एक पॉलिसी था इनका जो उन्होंने इनिशिएट किया। हालांकि ये पॉलिसी जो है बिल्कुल इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया एंड यस दे स्टार्टेड बाइकॉटिंग ऑल द पोर्चुगीज। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्हीं के टाइम पर जेनिथ पर पहुंची पोर्चुगीज पावर और फिर डिक्लाइन उसका शुरू हो गया। क्या हुआ? फिर डिक्लाइन उनका शुरू हो गया। ठीक है, इन्होंने सती सिस्टम को बैन किया जहाँ जहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, और एल्बुकर्क जो है 1515 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है इसको छोड़ करके यहाँ पर फिर लाते हैं लास्ट, दैट इज़ द निनो दा कुन्हा। ठीक है, कोचीन अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं। ठीक है, फिर गोवा को कैपिटल बनाया जाता है पोर्चुगीज़ का, और दमन एंड दीव, बेसेन, ये सब इनके कंट्रोल में आ जाता है। और इसी टाइम पर बहादुर शाह, किंग बहादुर शाह, आपने मिडेवल इंडिया में पढ़ा होगा कि जो गुजरात के किंग थे बहादुर शाह, जब हुमायूं उनको हरा देता है तब वो जाते हैं पोर्चुगीज़ हेल्प मांगने के लिए, और पोर्चुगीज़ रूलर क्या करते हैं कि इन्हीं को मार देते हैं, बहादुर शाह का ही मर्डर कर देते हैं, उनको अरेबियन सी में डुबा देते हैं, मार देते हैं उसे। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, गॉट इट। दीव जब पहुंचते हैं तो ठीक है, तो दमन दीव, एंड फिर उसके बाद इंग्लिश कंपनी के साथ इनका क्वेरल होता है एंड अल्टीमेटली पोर्चुगीज़ जितने भी हैं उन सबको फिर इंडिया से वाइप आउट कर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसके कारण पोर्चुगीज़ रूल जो है वो ज़्यादा टाइम तक इंडिया के अंदर नहीं चल पाया। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। तो ये पार्ट, तो यहाँ पर हम वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोवा जो है, गोवा की जो प्रोमिनेंस है, ठीक है, वो निनो दा कुन्हा के टाइम पे ही जो है ये हुई। एंड कोचीन से गोवा 1530 में जो है ये कैपिटल शिफ्ट किया गया ऑफ द पोर्चुगीज। गॉट इट। ठीक है, ये पार्ट्स ईस्टर्न कोस्ट में भी पहली बार इन्हीं के टाइम पर पोर्चुगीज गई। सिग्निफिकेंस क्या था भैया इनका? यूरोपियन एरा इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, यूरोपियन एरा इन्होंने स्टार्ट तो किया। कैनन्स भैया, तोपें, शिप पर भी तोपें होती हैं, ये चीज़ें ये भी पोर्चुगीज ने पहली बार स्टार्ट की। ठीक है, टेक्निक्स, इम्प्रूव टेक्निक के साथ मल्टी डेक्ड शिप्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब पोर्चुगीज ने बनाए। यानी कि वॉरशिप, इस टेक्नोलॉजी को पहली बार पोर्चुगीज ने जो है स्टैब्लिश किया। बस प्रॉब्लम ये थी कि मिशनरी एक्टिविटीज़ जो है ये इन्होंने ज़्यादा इस पर ध्यान दिया, और इंडिया के अंदर भी मिशनरी एक्टिविटीज़ जो है चर्च और ये सब पोर्चुगीज़ के साथ ही इंडिया के अंदर आया, स्टैब्लिश भी हुए, फर्मली स्टैब्लिश हुए। इंडिया के अंदर एक नया फेसेट शुरू होता है ऑफ कल्चर, एक नया फेसेट ऑफ द आर्ट, जो कि हमको हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिलता है, स्पेशली इन द टेरिटरीज लाइक गोवा, केरला, गोवा, दमन, दीव, इन रीजन्स में। ठीक है, इन रीजन्स में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, एंड इवन ऑल्सो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट
हुगली में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, एंड मसूलीपट्टनम, ममल्लपुरम, ये सब जगह पर भी आपको ये इन्फ्लुएंस आज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंस पोर्चुगीज रूल का। ठीक है, अब उनके डिक्लाइन का कॉज, कारण क्या था कि क्यों भैया एक पावर थी, यूरोपियन पावर थी, है ना, इतनी स्ट्रांग पावर थी, वो डिक्लाइन क्यों कर गई? भैया ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, बिल्कुल फोर्स्ड कन्वर्जन का उन्होंने यूज़ किया। क्या किया? फोर्स्ड कन्वर्जन का उन्होंने यूज़ किया। फोर्सिबल मैरिज, मैंने आपको बताया था ना, एल बुकर्क के टाइम पर, एल बुकर्क के टाइम पर ये चीज़ें शुरू हुई, है ना। तो यहाँ पर वो इनफेमस होना शुरू हो गए। ठीक है, शिप्स थोड़े से हैवी थे, इंग्लिश कंपनी ने इनको डिफीट किया, क्योंकि इंग्लिश जो शिप्स थे वो काफ़ी स्मॉल थे प्लस स्विफ्ट थे। ठीक है, ठीक है, स्मॉल थे और स्विफ्ट थे। इंग्लिश शिप्स जो थे वो स्मॉल थे प्लस स्विफ्ट थे, सॉरी। ठीक है, यानी कि तेज स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट है ना, चिड़िया भी है, होती है स्विफ्ट, द फास्टेस्ट बर्ड। ठीक है, ये वहीं से ये नाम लिया गया। ओके, पोर्चुगीज ऑफिशियल्स, अरे भैया पायरेट्स, दे वर द पायरेट्स, पायरेसी सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इनको प्रॉफिट चाहिए था हर चीज़ में, तो ये पायरेसी ट्रेड में भी इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो था पोर्चुगीज के डिक्लाइन का, वो था इनका ऑर्थोडॉक्स कॉज, बिल्कुल, और फोर्सिबल मैरिज। यहाँ पर क्या हुआ, डिसकंटेंटमेंट लोगों के अंदर भर गया। बोले यार यूरोपियंस आए, अब उन्होंने फोर्स यूज़ करना शुरू किया कन्वर्जन के लिए, इंडियन वेमेंस को फोर्सफुली वो मैरी करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर डिसकंटेंटमेंट इंडियंस के अंदर, मतलब जो लोकलाइट्स थे उनके अंदर आना शुरू हुआ, एंड दे स्टार्टेड रिपल्सिंग देम। ठीक है, रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दिया। वहीं पर जब दूसरी और कंपनीज आई, दूसरे और मर्चेंट्स आए, यूरोपियंस आए, उनमें ऐसा कोई जील नहीं था, तो उनको सपोर्ट लोकलाइट्स का मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ये चीज़, और इनका डिक्लाइन शुरू हो गया, एंड अल्टीमेटली ये पावर खत्म हो गई। एंड द पोर्चुगीज दे वर कन्फाइंड ओनली टू 3 टेरिटरीज इन इंडिया, दैट वाज गोवा, दमन एंड दीव, दैट्स इट। ठीक है, गोवा, दमन एंड दीव, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल हैंडसम सैलरीज किसी को भी नहीं मिलती थी, इसीलिए वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज थे और पायरेसी काफ़ी करते थे। मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन शुरू हुआ डेक्कन में, एंड यस वी ऑल नो दैट इन 1700 सेंचुरी में जो है शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने एक्सपेंशन शुरू किया, मराठा पावर इमर्ज होना शुरू हुई, एंड दे गॉट द स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दीज पीपल। अदर यूरोपियन पावर्स भी इंडिया के अंदर आ गए, जैसे डच, इंग्लिश, है ना, यस, है ना, कैप्टन बेस्ट ने हराया था 1613 में एक पोर्चुगीज आर्माडा को इन द अरेबियन सी। उसी के बाद जाकर के इंग्लिश कंपनी को जो है ट्रेडिंग राइट्स मिले, है ना, बाय द एम्परर जहांगीर एट दैट टाइम। ठीक है, और फिर बाद में पोर्चुगीज का एक पर्सनल पोर्चुगीज किंग का स्पेन के साथ कोलैबोरेशन होना, और उनका पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ ईस्ट वेस्ट की तरफ मूव करना, साउथ अमेरिका, वहाँ पर उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट स्टैब्लिश होना, ये चीज़। तो ये कारण थे इनके कारण। ठीक है, 1580 के बाद जो है साउथ अमेरिका, सदर्न अमेरिकन टेरिटरीज पर उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये चीज़, तो इसीलिए इंडिया की तरफ उनका इतना ध्यान नहीं था। तो ये कुछ कॉजेस थे, इसी वजह से जो है पोर्चुगीज का डिक्लाइन होता है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप ऐसा कुछ एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट नोट्स टाइप में। ठीक है, कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस, किसी भी स्टेट पीएससी में हो गया या सिविल सर्विस में हो गया, तो इस टाइप से आप एक क्वेश्चन को वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। गॉट इट, क्लियर ये चीज़। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, द डच कंपनी। अब तो छोटी छोटी है, ज़्यादा इतना कोई बड़ा है नहीं, क्योंकि डच कंपनी जो थी वो इंडिया के अंदर आई, लेकिन जो फर्स्ट डचमैन था डेट वॉज कर्नेलिस डी हॉटन, है ना, 1596 में वो सुमात्रा पहुँचे। सुमात्रा, ये देखो ये है सुमात्रा। ठीक है, और यहाँ जावा पर आपको बीच में एक दिख रहा है बंटम, ये है बैंटम रीजन, यहाँ पर वो पहली बार पहुँचे, और फिर 1605 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ये इस्टेब्लिश हुई नीदरलैंड्स में। द डच दे वर फ्रॉम द नीदरलैंड्स।
डेन्स दे वर फ्रॉम द डेनमार्क। ठीक है, ये चीज़ नीदरलैंड में वो डेवलप हुई। हालांकि डच का इंडिया में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में इंटरेस्ट था, इंडोनेशिया में इंटरेस्ट था। ठीक है, लेकिन डच और इंग्लिश की राइवलरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी बॉस। बिल्कुल 1623 में एक बैटल हुआ, दैट वाज बैटल ऑफ एम्बोयना। ठीक है, लेकिन उसके पहले फर्स्ट फैक्ट्री, जो डच फर्स्ट फैक्ट्री थी, ये ध्यान रखिएगा, डच फर्स्ट फैक्ट्री इट वाज एस्टैब्लिश इन मसूलीपट्टनम इन 1605 AD। पहला फैक्ट्री जो है 1605 AD में यहाँ पर जो है स्टैब्लिश किया गया था। भैया इन्होंने पोर्चुगीज़ को भी हराया और ईस्टर्न रीजन में ट्रेड अपना इस्टेब्लिश करना शुरू किया। पुलिकट एंड नगापट्टम, ये मद्रास के पास में है, पुलिकट एंड नगापट्टम ये उनके मेन सेंटर्स थे। इंडिगो मैन्युफैक्चर्ड यमुना रीजन में, ये इनका मेन गुड था ट्रेड करने के लिए। अब व्हाट वाज इंडिगो? इंडिगो एक तरीके का क्रॉप होता है जिससे ब्लू कलर की डाई बनाई जाती है। इंडिगो से एक ब्लू कलर बनाया जाता है। ठीक है, ब्लू कलर जो है ये बनाया जाता है। क्या भैया? ब्लू कलर। ठीक है, ये चीज़ सिल्क बंगाल से, गुजरात से, राइस, ये सारी चीज़ें की जो है यहाँ पर ये ट्रेड करते थे। ठीक है, ये ट्रेड करते थे भैया। 1623 में बैटल ऑफ एम्बोयना के बाद में ब्रिटिश और डच के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें ब्रिटिश इंडोनेशिया से चले जाएंगे और डच इंडिया से। फिर बाद में एट लास्ट इन 1759 बैटल ऑफ बेदरा में डचेस को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाता है। डच 1759, हम लोग पढ़ेंगे इस बैटल के बारे में भी, थोड़ा बहुत आएगा अभी आगे, जब बंगाल के जो नवाब हैं मिस्टर मीर जाफ़र, वो डच कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वॉर वेज करते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं। तब उसमें ये एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बेदरा, जिसमें इंग्लिश जीत जाते हैं। मीर जाफ़र को फिर उनके नवाबशिप से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है भैया, इंग्लिश मर्चेंट्स थे। भैया मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, इन द ईयर 1598 एक इंग्लिश ट्रैवलर इंडिया में आया था, इंग्लिश ट्रैवलर, जिसका नाम था राल्फ फिच, जिसका नाम था राल्फ फिच। ये जो राल्फ फिच थे, ये इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को, इंडिया में जो पोर्चुगीज़ और जो कंपनी जो ट्रेड कर रही है उसके तरीके को, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके, जज करके वो पहुंचते हैं इंग्लैंड, वहाँ के मर्चेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और फिर मर्चेंट जाते हैं क्वीन के पास। मर्चेंट जाते हैं क्वीन के पास और 31 दिसंबर 1600 में क्वीन जो इंग्लैंड की हैं एलिजाबेथ, वो इशू कर देती हैं एक रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर, रॉयल चार्टर का मतलब होता है एक पत्र, एक श्वेत पत्र जैसा कुछ, एक चार्टर जैसा कुछ इशू कर देती हैं और मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग कंपनी ऑफ ईस्ट इंडीज़ ये बन जाती है, जिसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये फेमस होती है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 में द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एग्जिस्टेंस में आती है। क्या आती है? एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, ये आई एग्जिस्टेंस में। कंपनी के पास ट्रेड राइट्स है फ्रीली ईस्ट से। ठीक है, अफ्रीका, बिल्कुल लंदन से ईस्ट में जितनी भी टेरिटरीज हैं उन सब के साथ ट्रेड करने का फ्रीली राइट है कंपनी के पास। ठीक है, यहाँ पर कंपनी इनिशियल फेजेस में, वी ऑल नो दैट दे वर द प्राइमरी द ट्रेडिंग कंपनी, और फिर कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आते हैं। फिर कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आते हैं अकबर से मिलने के लिए, लेकिन वो पहुंचते हैं 1609 में, तब तक अकबर की डेथ हो चुकी होती है। जहांगीर से मुलाकात होती है। जहांगीर उस समय पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस में होते हैं और वो कैप्टन हॉकिंस को मना कर देते हैं। यस, फैक्ट्री ओपन करने के लिए वो इंग्लिश कंपनी को मना कर देते हैं। क्या करते हैं? मना कर देते हैं। 1612 में, 1612 में बिल्कुल कैप्टन बेस्ट जो है ये हरा देते हैं पोर्चुगीज़ को और एक अपना इस्टेब्लिशमेंट जो है ये इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन भैया जब ये पोर्चुगीज़ हार जाते हैं
तो जहांगीर को एक उम्मीद जागती है कि हाँ, पोर्चुगीज़ को हराने वाला भी कोई आ गया। भैया इस टाइम तक कार्टेज सिस्टम काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी प्रेवलेंट था। अरेबियन सी में ये पोर्चुगीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इंग्लिश ने इनको हरा दिया, इंग्लिश ने पोर्चुगीज़ को हरा दिया। जहांगीर बोलते हैं चलो अच्छा हुआ, और वो यहाँ पर परमिशन दे देते हैं और 1613 में पहली फैक्ट्री ये इस्टेब्लिश होती है। कहाँ पर? सूरत में। कहाँ पर इस्टेब्लिश होती है पहली फैक्ट्री? सूरत में इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, ये सर थॉमस रो, ही वॉज द पर्सन जिनको ये परमिशन मिलता है, जिनको ये परमिशन मिलता है। और फिर उसके बाद आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, यहाँ पर भी जो है ये फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। 1615 में सर थॉमस रो को फिर से मुगल एम्परर जहांगीर के पास एक और एम्बेसडर के रूप में भेजा जाता है, ताकि और बेटर जो है ट्रेड फैसिलिटीज़ मिल सकें, और बेटर ट्रेड फैसिलिटीज़ जो हैं ये मिल सकें। तो भैया बहुत एफर्ट्स के बाद में, बहुत सारे एफर्ट्स के बाद में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं एक फरमान को सिक्योर करने के लिए। एंड द इंग्लिश दे वर अलाउड फॉर फ्री ट्रेड। ठीक है, फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन उनको जो भी है लोकल लॉ और रिलीजन के अंडर में ही रहना होगा। ठीक है, ये चीज़ उनको परमिशन मिल जाती है और ढेर सारे ट्रेडिंग सेंटर्स वो लोग स्टैब्लिश कर देते हैं। 1639 में इंग्लिश कंपनी को मिलती है एक साइट राजा ऑफ चंद्रगिरी से, जिसको हम मद्रास बोलते हैं। यस भैया, वहाँ पर एक फोर्ट बनता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास। फिर उसके बाद 1668 में कंपनी को बॉम्बे मिल जाता है फ्रॉम चार्ल्स टू। चार्ल्स टू को कहाँ से मिला यार? बॉम्बे आइलैंड पोर्चुगीज़ के अंडर में था। चार्ल्स टू की शादी होती है पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन ब्रेगेंजा से, और डाउरी में वो आइलैंड जो है वो चार्ल्स टू को मिल जाता है। चार्ल्स टू ये आइलैंड इंग्लिश कंपनी को रेंट पर देते हैं, एनुअल रेंट। कितना? 10 स्टर्लिंग्स पर एनम, 10 पाउंड पर एनम के उस पर यहाँ पर किंग चार्ल्स जो है ये जो आइलैंड है बॉम्बे का, ये दे देते हैं पोर्चुगीज़ को। उसके बाद 1690 में, ठीक है, जॉब चारनॉक, यस मिस्टर जॉब चारनॉक, इनको साइट मिलती है गोविंदपुरा, सुतुनाती एंड कालीघाटा। गोविंदपुरा, सुतुनाती एंड कालीघाट। किससे? फ्रॉम द इब्राहिम खान, ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। और 1698 में एक और सिटी एग्जिस्टेंस में आती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैलकाटा। क्या भैया? कैलकाटा, है ना। तो लो, जब से कंपनी बनी उससे लेकर के 90 साल के बीच में कंपनी ने 3 बड़े बड़े शहर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर दिए। मद्रास, जिसको हम आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, बॉम्बे मुंबई के नाम से जानते हैं, कैलकाटा कोलकाता के नाम से जानते हैं, दिल्ली तो था ही। तो भारत के 4 मेट्रो सिटीज़ ये आ गए भैया, है ना। ये चीज़ गॉट इट, ये चीज़। और ये तीनों एक्सीलेंट हार्बर्स हैं। यस, एक्सीलेंट हार्बर्स हैं। यहाँ पर जो भी पॉलिसी था भाई, इंग्लिश कंपनी सक्सेसफुल होती चली गई। क्यों होती चली गई? थॉमस रो का सिंपल सा मानना था, यार हम हैं ट्रेडर। हम कौन है? हम हैं ट्रेडर, हमें सिर्फ ट्रेड करना है, दैट्स इट। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ट्रेड करना है, खत्म। बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो कुछ भी हो। हमें तो सिर्फ भैया, हम तो व्यापारी हैं, हम आएंगे, वी ऑल आर ट्रेडर्स, हम जाएंगे, अपना गुड्स परचेज करेंगे और चुपचाप आ जाएंगे, दैट्स इट। इसीलिए ब्रिटिशर्स ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन में रहे। लोकलाइट्स ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, ईजिली इनको गुड्स मिल जाता था, ईजिली इनको गुड्स मिल जाता था, पैसा भी था। यस, बिकॉज दे वर द प्राइवेट मर्चेंट्स, पैसा भी था, दे वर द प्राइवेट मर्चेंट्स। तो उन्होंने ईजिली जो है अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन भैया कहाँ रहती हैं, कहाँ बचती हैं ये सारी चीज़ें? तो मिस्टर गॉर्डन चाइल्ड, यस, सर जोसिया एंड सर जॉन चाइल्ड, ये जो प्रेसिडेंट थे और गवर्नर थे बॉम्बे के, इन्होंने कहा कि कंपनी जो है अब इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना शुरू करेगी। लोकल पावर्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और इसके बाद में जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया
जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया तब इंग्लिश फ्लीट ने हुगली के ऊपर बम्बार्डमेंट किया, जिसको कि औरंगजेब ने सक्सेसफुली रिपल्स भी किया। यस, एट दैट टाइम औरंगजेब वाज द रूलर और उसने इजीली इस अटैक को रिपल्स भी किया, बिल्कुल औरंगजेब ने। और इंग्लिश सेटलमेंट जितने भी थे यहाँ पर जो थे उन सबको कैप्चर कर लिया, उन सबको कैप्चर कर लिया। इंग्लिश फैक्ट्रीज पटना, कासिम बाज़ार, मसूलीपट्टनम, इन सबको कैप्चर करने के बाद इंग्लिश ने मक्का जाने वाले मुगल शिप्स को भी कैप्चर कर लिया। टेंशन्स और ज़्यादा हो गई और भैया यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई। बिल्कुल ट्रीटी साइन हुई। 17,000 स्टर्लिंग का फाइन जो है ये जो है देना पड़ा। 17,000 स्टर्लिंग का जो ये फाइन है ये देना पड़ा। किसको? इंग्लिश कंपनी को। किसे? औरंगजेब को। और विद अ प्रॉमिस कि भैया आप अच्छे से रहना। इसीलिए तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद में मॉडर्न इंडिया शुरू होती है। उसके बाद से मेन रूल शुरू होता है। मेन इंग्लिश कंपनी जो है वो धीरे 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 फिर से अपनी पुरानी पॉलिसीज़ को रिवाइव करके अपना स्ट्रांग होल्ड, अपने फुट होल्ड्स को इंडियन सॉइल्स में जो है अच्छे से स्टैब्लिश कर लेती है एंड दे बिकम द टेरिटोरियल पावर। दे बिकेम द टेरिटोरियल पावर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ठीक है। ये डेथ के बाद में इंग्लिश कंपनी जो है वो इंडिया, ये सब क्लियर हो जाता है और फिर वो इंडिया जीत जाती है। एक सर्जन थे मिस्टर विलियम हैमिल्टन, 1717 में वो फारूक सियार का इलाज करते हैं। इसके बदले में मिस्टर हैमिल्टन को मिलता है द गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान जिससे दस्तक यानी कि एक फ्री ट्रेड पास जो है वो इशू कर सकते हैं इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो कि सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द इंग्लिश कंपनी। इसी दस्तक के चक्कर में वॉर होती है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जो कि पूरे इंडियन सीन को चेंज कर देती है। ठीक है, पूरे इंडियन सीन को वो चेंज कर देती है कंपनी। ठीक है, ये 3,000 रुपये पर ईयर बस खाली उनको ये देना है टैक्स। ठीक है, गुजरात में भी ऐसी कंपनी को एनुअल पेमेंट पर 10,000 के पेमेंट पर कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कलेक्ट कर सकती है वो इंग्लिश कंपनी अपने सेटलमेंट्स को वो फोर्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यस, फोर्टिफाई भी कर सकते हैं अपने सेटलमेंट्स को, किलेबंदी जिसे कहा जाता है। ठीक है, और अपने रीजन में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। धीरे 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 इन सब के अंदर एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन रूलर्स काफ़ी वीक हो जाते हैं। इंटरनल क्वेरल्स, इंटरनल क्वेरलिंग ये शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? इंटरनल क्वेरलिंग, आपसी झगड़े, कॉन्स्पिरेसी। जब हम एंग्लो फ्रेंच वॉर देखेंगे तो उसमें भी हम और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। डेन्स आते हैं, डैनिश कंपनी 1620 में बनती है। उनके सेटलमेंट्स श्रीरामपुर एट कैलकाटा। ठीक है, मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा कॉमर्स के साथ नहीं है। एंड एट लास्ट द फ्रेंच कंपनी इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो पहला फ्रेंच मर्चेंट शिप जो आता है वो दीव में आता है 1527 में, लेकिन जो कंपनी बनती है वो 1664 में बनती है। दो कंपनी बनाती हैं, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है ना, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है ये दो कंपनी बनाती है, एक वेस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए और एक ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए। इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आती है। इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आती है सूरत में। पहली फैक्ट्री दिसंबर 1667 में और फिर सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। लेकिन 1674 का ईयर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच एजेंट है मिस्टर फ्रैंकोइस मार्टिन, ये जो फ्रेंच एजेंट है ना फ्रैंकोइस मार्टिन, ये सुल्तान ऑफ बीजापुर से एक साइट लेते हैं और एक सिटी बनाते हैं, सिटी ऑफ पुदुचेरी। यस, सिटी ऑफ पुदुचेरी। उसके बाद इंग्लिश के साथ स्ट्रगल होना और फिर 4 टेरिटरीज इंडिया में रह जाना, पोंडिचेरी, यमन, माहे एंड कैरिकल। यमन, माहे एंड कैरिकल, दैट्स इट। ठीक है, यस, द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल ये शुरू होता है। पहली फैक्ट्री बंगाल में चंद्रनगौर ये है। देन उड़ीसा में बालासोर, उड़ीसा में बालासोर। ठीक है, बिल्कुल कासिम बाज़ार ये है। ठीक है, 1747 में डुप्ले जो है ये फ्रेंच गवर्नर बनते हैं और सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर के टाइम पर डुप्ले जो है ये इंडियन प्रिंसेस को सपोर्ट करते हैं। कुछ सब्सिडरी अलाइंस
पॉलिसी जैसा कुछ लेकर के आते हैं। फ्रेंच कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा गेन करती है, ये आप देख सकते हैं डुप्ले, है ना, ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंस होती है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश इन द ईयर 1763, सॉरी बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश जो है वो 1763 में नहीं 1760 में होती है। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760 में होती है और बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के बाद में जो है ये पूरी तरीके से फ्रेंच कंपनी वाइप्ड आउट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है और ट्रीटी ऑफ पेरिस के साइन होने के बाद में जो है फ्रेंच कंपनी के पास इंडिया के अंदर सिर्फ 4 सेटलमेंट हो जाते हैं। अब इंग्लिश कंपनी सुप्रीम है। पोर्चुगीज आउट ऑफ द इंडियन सीन, डच है ही नहीं, डेन्स का कॉमर्स में कोई मूड नहीं है, बची थी फ्रेंच, तो ये फ्रेंच भी चली गई। अब बचे सिर्फ इंग्लिश, ठीक है, अब बचे सिर्फ ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर। गॉट इट, ये चीज़, ये पार्ट। इंग्लिश सक्सीड क्यों हुए भैया? एक तो उनका नेचर एंड स्ट्रक्चर, जो कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी पहला। दूसरा, रिलीजन से उनको कोई लेना देना नहीं था, उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, ट्रेड, बस सिर्फ ट्रेड, ओनली ट्रेड। नेवल सुपीरियर थे, क्यों? स्मॉल शिप्स, स्विफ्टनेस काफ़ी ज़्यादा थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में आया, ठीक है, क्यों आया? क्योंकि भैया इंडस्ट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मर्चेंट्स के पास खूब पैसा था, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। मिलिट्री और डिसिप्लिन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, इसी के बेस पर इंग्लिश कंपनी जो है यहाँ पर सक्सेसफुल रही। इंग्लिश कंपनी क्या हुआ? यहाँ पर सक्सेसफुल रही, ठीक है, ये चीज़, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर ये चीज़ें। तो ये फैक्टर्स थे वाई इंग्लिश दे गॉट सक्सीडेड, क्लियर ये चीज़। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग कल मिलते हैं अपने नए लेसन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, किस तरीके से उन्होंने टेरिटरीज को कॉन्क्वर किया और किस तरीके से वो कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।